हेलो फ्रेंड्स। फ्रांस की क्रांति पढ़ते हम। देखो, फ्रांस में एक राजवंश राज करता था, बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश। और बुर्बो राजवंश के राजाओं को आप पढ़ेंगे तो देखोगे लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, ऐसे नाम आएंगे आपको। लुई 16वां तक आपको ध्यान रखने। और ये जो क्रांति हुई थी, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो हुई थी 14 जुलाई 1789 को हुई थी। ठीक है। और इस क्रांति के क्या कारण थे, उन कारणों को भी हम विस्तृत से पढ़ेंगे। और पहले हम थोड़ी सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं। बुर्बो राजवंश फ्रांस का एक राजवंश था, वह बुर्बो राजवंश राज करता था। और क्रांति के समय जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, और क्रांति के समय वहाँ का जो शासक है, फ्रांस का जो शासक था, तो वो कौन था? तो वही था लुई 16वां। और लुई 16वां की जो पत्नी थी एंतवानेट, वो भी कंटेम्प्रेरी था, समकालीन थी क्रांति के। फिर क्या पढ़ते हैं? और क्रांति के समय उनका जो झंडा था, और झंडे का रंग कौन कौन सा था, ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। तो 3 कलर थे, नीला, लाल और सफेद। ये क्रांति के समय इन कलर को यूज किया गया था, और राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भी उनको मान्यता मिली थी। ठीक है। और फ्रांस की जो क्रांति का जो नेतृत्व किया था, तो नेतृत्व किसने किया? क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया था। मध्यम वर्ग ने किया था। और वैसे देखे तो जितनी भी क्रांतियां होती है, भले ही 1857 के, मतलब इंडिया की जो क्रांति देख लो, राजस्थान के 1857 क्रांति देखो, कहीं भी देखो, तो सर्वाधिक यदि किसी ने ज्यादा रोल निभाया तो वो मध्यम वर्ग नहीं। तो इसमें भी ये बात है, ये सामान्य सी बात हो जाती है। फिर क्या है? पूर्व राजवंश का राज था ही। और 14 जुलाई 1789 को ये क्रांति हुई है। और क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो लुई 16वां वहाँ का शासक था। झंडा कैसा था? नीला है, लाल है और सफेद रंग का ये झंडा था। इसके अलावा ना, क्रांति का नेतृत्व है वो मध्यम वर्ग ने किया था। ये कोई ज्यादा हार्ड टफ लाइन है नहीं। चलो हम आगे पढ़ते हैं और क्रांति की शुरुआत करते हैं। क्रांति की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या थी। तो क्रांति की जो मुद्रा थी उसे बोलते हैं लिब्रे। और कई नाम आते हैं लिब्रे, ये दोनों ही नाम आ जाते हैं। कोई पुस्तक लिब्रे लिखती है, कोई पुस्तक लिब्रे लिखती है, दोनों ही बात एक ही है। और इसके अलावा वहाँ जनता के ऊपर, जो फ्रांस की जनता थी उनके ऊपर जो कर लगते थे, कर को कितने लगते थे कि 2 प्रकार के मुख्यतः लगते थे। एक तो था टाइद, ये एक धार्मिक कर था। धार्मिक कर कौन? मतलब धर्म नेता लेते थे। और फ्रांस में धर्म नेता कौन? सबसे सर्वश्रेष्ठ पादरी लोग थे। और जो पादरी होते थे वो जनता से कर लेते थे, और उस कर को बोलते थे टाहिद, जो डायरेक्ट जनता से लिया जाता। और पादरी भी संपन्न लोग थे, वो बहुत धनवान थे, और उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी। और बेचारा किसानों के पास कुछ होता नहीं था, दूसरों के खेतों में काम करते थे, मजदूर लोग मजदूरी करके लाते थे, लेकिन उनको टैक्स भरना पड़ता था। क्योंकि समाज में उस टाइम में 2 वर्ग पनप गए थे। एक तो है विशेषाधिकार वाले, ऐसे ही बता दो, विशेषाधिकार वाले। विशेषाधिकार वाले कौन? जैसे कुलीन वर्ग है, पादरी लोग है, विशेषाधिकार वर्ग में आ जाते हैं। और वो जो विशेषाधिकार विहीन जो वर्ग है, उनके ऊपर शासन करते थे, उनके ऊपर दबाव डालते थे, टैक्स लेते थे, वो भी मन मर्जी से। तो ये क्रांति के कारण बन जाते हैं। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, पहले हमने लिखा था बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश। और उस राजवंश के बारे में बहुत सारे इतिहासकार कहा करते हैं कि ये जो राजवंश है, न तो नया सीखता था, न तो न तो नया सीखता था, और न ही पुराना छोड़ता था। कि कहा जाता है कि समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी, लेकिन ये ऐसा नहीं करता था। जो पुरानी व्यवस्था है वो छोड़ना नहीं चाहता, और नई व्यवस्था वो लागू करना नहीं चाहता। इनके बारे में इसीलिए विद्वान ये कहा करते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। अभी चलते हैं फ्रांस की क्रांति की ओर। फ्रांस की क्रांति के कारण। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, क्रांति फ्रांस, पूरा नाम लिख देता हूँ। फ्रांस की
क्रांति के कारण। छोड़ो, कारण में हम पहले कारण रहते हैं राजनीतिक जीवन का, कि फ्रांस में जो राजनीतिक जीवन वो कैसे चल रहा था, और राजनीतिक जीवन में ऐसी राजनीति में कैसी परिस्थिति आई, राजा कैसे शासन करते थे कि जनता उनके खिलाफ हुई। कुछ तो कमियां रही होगी, कुछ तो जनता के विरुद्ध उन्होंने काम किया होगा। तो हम पहले लेते हैं राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति आराम से पढ़ना है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। फ्रांस की क्रांति का हम पहला कारण ले रहे हैं राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति के बारे में दो चार कारण और मैं बढ़ाऊंगा ताकि आपको चित्र समझ में आए। तो पहला कारण मैं लूंगा केंद्रीय शासन, कि जो केंद्रीय शासन अभी भी है उस टाइम में भी था। केंद्रीय शासन, केंद्रीय शासन, केंद्रीय शासन मतलब केंद्र में कौन शासन करते थे? तो केंद्र में शासन करते थे बुर्बो राजवंश के राजा करते थे। और बुर्बो राजवंश के राजा कैसे थे? वो थे निरंकुश, वंशानुगत, वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था। केंद्र में शासन कैसा था? तो आप लिखोगे वंशानुगत, वंशानुगत निरंकुश, निरंकुश राजतंत्र। ये केंद्र में शासन था, कैसा था? वंशानुगत निरंकुश राजा थे। और क्या बातें थी? तो जो राजा थे पूर्व राजवंश के, जो भी राजा थे, वो अपने आप की तुलना किससे करते थे? देवता से। तो जो राजा होते थे वो अपनी जो तुलना किससे करते थे? देवताओं से करते। तो राजा को देवतुल्य माना जाता था, देवतुल्य माना जाता था, राजा को देवतुल्य माना जाता। और जो राजा थे, तो राजा थे वो क्या जाता है कि वो अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को कैसे भी गिरफ्तार कर सकता था। वो उनको पूरी छूट थी, क्योंकि वो राजा निरंकुश थे। निरंकुश थे, उसके ऊपर कोई दबाव देने वाला नहीं था। ना तो वहाँ की हाई कोर्ट थी, जो पार्लियामेंट होती है वो हाई कोर्ट, आगे मैं अच्छी तरह समझाऊंगा कि तेरे पार्लियामेंट थी, वो भी उनके ऊपर मतलब अंकुश नहीं लगा सकती थी। वो अपनी मनमर्जी करते थे। तो ऐसा कहता किसी को भी कैद कर उसे सजा दे सकता था। ये वहाँ का राजा था। और राजा में एक आता है जो इम्पोर्टेंट आता है, वो होता है लुई चौदवा। और लुई चौदवा ये कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। देखो निरंकुशता किस हद तक चली गई कि वो अपने आप खुद को ही राज्य मानने लग गया। कौन? के लुई चौदह। वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। और यही है तो वर्साय के उनके जो मेन राज दरबार लगता था पेरिस के अंदर, जो वर्साय था, वर्साय के महलों में, वहां पर एक महल का निर्माण करता है, शीश महल। और इतना पैसा खर्च करता है उसके ऊपर, जिससे इस फ्रांस के अंदर आर्थिक संकट आ जाता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये उनकी व्यवस्था थी। आगे हम पढ़ते हैं वहाँ के राजाओं के बारे। ये केंद्रीय शासन एक हो गया। दूसरा हम पढ़ते हैं अयोग्य शासक। अयोग्य शासक, चलो इनको मैं ऊपर समझा देता हूँ, इसको छोड़ो। लुई चौदहवें ने एक महल बनवाया था। कहाँ बनाया था? वर्साय के अंदर। वर्साय के अंदर कौन सा महल बनवाया उन्होंने? शीश महल, शीश महल बनाई गई फ्रांस के अंदर। ये जो वर्साय था राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पे राजा का राज दरबार वहीं लगता था। और वहाँ पे वो एक शीश महल बनवाता है। और शीश महल का इतना खर्च करता है तो ऐसा कहा जाता है आर्थिक संकट पैदा हो गया था। और शीश महल आज जो यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। जो शीश महल है उसको ये ध्यान रखना, यूनेस्को, यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की हेरिटेज सूची में इनको शामिल किया गया है। ये किसलोई शोधवा ने इसका निर्माण करवाया था। अब हम इनको मैं केंद्रीय शासन व्यवस्था को थोड़ा रप कर देता हूँ। और अगला कारण पढ़ते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में, वो होता है अयोग्य शासक या अयोग्य राजा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखे। अयोग्य शासक, अयोग्य
शासक। अयोग्य शासक में हम लोई सौदवे के बारे में हम आगे पढ़ चुके। वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, और उन्होंने शीश महल निर्माण कराया। अब शीश महल कहाँ है? कि फ्रांस के अंदर, वर्साय के अंदर। वर्साय कहाँ है? कि पेरिस के अंदर। और उसने जो शीश महल बनवाया था वो यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। और अयोग्य शासक में हम पहले पढ़ेंगे लोई 15वां। लोई 15वां, मार्कर चेंज कर देता हूं मैं। लुई 15वां। और ये एक ऐसा शासक था जिसके बारे में कहा जाता है ये विलासी विलासी जीवन जीता था। हमेशा वो आमोद प्रमोद में ही खोया रहता था। आमोद प्रमोद, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, ऐसो आराम की जिंदगी ही जीता था। और उसको अयोग्य शासक मान सकते। अयोग्य शासक था। कैसा था ये शासक? अयोग्य शासक। और ये हमेशा क्या करता था? तो लोई, ये सवाल बनता है कि लोई 15वां हमेशा क्या कहा करता था? तो वो ये कहता था कि मेरे बाद प्रलय होगा, मेरे बाद प्रलय होगा। क्यों? क्योंकि जो लोई चौदहवें ने जो एक शीश महल बनवाया था, तो कहा जाता है कि जो जनता थी वो शीश महल को राज दरबार की कब्र कहा करते थे। वो जनता, वहां की जनता बहुत नफरत करती थी पूरे राज्य परिवार से। और ये न तो कोई सुधार कर पाया, इसने कोई सुधार नहीं की। जो लोई है इसने कोई भी अपने राज्य के अंदर सुधार नहीं किए। कोई भी सुधार नहीं किए, जनता के हित में कोई कार्य नहीं किए। तो इसीलिए उनको लग गया था, क्योंकि जिसकी वर्तमान जो परिस्थितियां थी उस टाइम की, उसके हिसाब से उनको लग गया था कि मेरे बाद ये ज़्यादा दिन राज्य चलने वाला है नहीं, मेरे बाद क्या होगा? प्रलय होगा। तो उनकी बात सही हुई कि उनके बाद जो लोग 16वां शासक बनता है उसके टाइम में क्रांति हो जाती। मैं पहले ही लिखवा दिया, क्रांति के टाइम में वहाँ का शासक कौन है? लोई 16वां। और लोई 16वां के बाद में तो ये वंश ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जनता इतना गुस्सा हो गई थी, इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। फिर लुई जो 16वां, अच्छा 15वां है, 15वें के बाद में लुई 16वां, वो भी एक अयोग्य शासक है, वो भी एक विलासिता जीवन जीने वाला, कान का कच्चा कहते हैं। चलो दो बातें उनके बारे में भी मैं लिख देता हूँ इसके अंदर ही, अयोग्य शासक के अंदर ही। एक और मैं लिख देता हूँ, दूसरा है वो है लुई 16वां। कैसा है? ये भी है अयोग्य शासक घोषित हुआ था उस टाइम, अयोग्य था। इनको कान का कच्चा भी कहा जाता था। कान का कच्चा इनके बारे में लुई 16वें के बारे में कहा गया है कि ये कान का कच्चा था, और ये अपना आमोद प्रमोद में ही अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है। और उनकी जो पत्नी थी, लुई 16वां की जो पत्नी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन है उनकी पत्नी? आंतवानेत। आंतवानेत को जाए 9th क्लास की एनसीईआरटी में एंतो एनेत लिखा हुआ है, तो दोनों नाम आप याद रखो तो अच्छी बात है। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रे ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, ये अयोग्य था। तो शासन की सारी बागडोर राज जो वहाँ की जो रामहारानी थी उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। और वो अपने सुख सुविधा में, अपने श्रृंगार के ऊपर, राज्य की सजावट, महलों की सजावट में इतना खर्च कर देती थी कि राज्य के अंदर आर्थिक संकट पैदा हो गया था। और लुई 16 उसी की वजह से जनता के ऊपर टैक्स लगाने के लिए एस्टेट जनरल की अलग से बैठक बुलाएगा। एस्टेट जनरल क्या था उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा, वहां से बहुत से सवाल भी बनते हैं। तो वहाँ वो बुलाते हैं। और और ऐसे कहते हैं कि 10 पाउंड लीवरे की उनके ऊपर क्या लगी थी? 10 पाउंड लीवरे। ये क्या था? इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया 10 पाउंड लीवरे। ये लीवरे, अब मैं बता दिया था लीवरे क्या है, कि उनकी करेंसी थी। इतना उनके ऊपर क्या कर्ज चढ़ गया था उस फ्रांस के ऊपर। ये अयोग्य शासक और मैरी एंतवानेत है। और मैरी एंतवानेत के बारे में एक इतिहासकार हुए, और उनके इतिहासकार जिसका नाम है फिशर। इतिहासकार क्या है? फिशर। छोड़ो, मैं आगे लिख देता हूँ। इतिहासकार फिशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। और इतिहासकार फिशर है, वो मेरी एंटवानेट के बारे में कहा करते थे कि मेरी
एंतवानेत नेत राज्य रूपी जहाज को सट- चट्टानों से टकराने के लिए ले जा रही थी। क्योंकि जो इतिहासकार फिशर है उनको मालूम हो गया था कि जो ये महारानी है जो कर रही है जो राज्य के हित में नहीं है, जो भी खर्च कर रही है अपने निजी जीवन के ऊपर, जनता के ऊपर, उनके ऊपर कोई भी खर्च नहीं कर रही है, जनता के फायदे के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर रही है, तो जिससे क्या होगा, राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो इतिहासकार फिशर कहते हैं कि मेरी आंतवाना है, तो राज्य रूपी जो जहाज है, जो एक जहाज है राज्य रूपी, पूरा फ्रांस को बोला गया एक जहाज है, और उनको जो रानी है वो चट्टानों से टकराने के लिए ले जा रही है, और टकराने के लिए ले जा रही है इसका मतलब क्या कर रही है, उस राज्य को नष्ट होने के कगार पर लेके जा रही है। ये हमारा था अयोग्य शासक। हमने लुई 15वें के बारे में पढ़ा थी, अयोग्य था, विलासी था, और लुई 15वां ये कहा करता था कि मेरे बाद में परले होगा। फिर हमने लुई 16वें के बारे में पढ़ा कि वो भी अयोग्य था, उनको कान का कच्चा बोलते। उनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटवानेट के साथ हुआ। एंटवानेट इतना विलासी जीवन जीती थी, वो अपने जितना भी खर्च था, जितना भी राजकोष था राज्य का, वो सारा का सारा अपने विलासिता जीवन के ऊपर खर्च करती थी, अपने श्रृंगार के ऊपर करती थी, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो गया। और इतिहासकार फिशर उनके बारे में कहा करते थे कि जो मेरी आंतवानेत है वो राज्य रूपी जहाज को चट्टानों से टकराने के लिए ले जा रही, इसका मतलब इस राज्य को नष्ट करके छोड़ेगी। छोड़ो, हमने ये अयोग्य शासक वाला भी पढ़ लिया। चलो हम तीसरा कारण लेते हैं। तीसरा कारण कौन सा, राजनीतिक स्थिति के बारे में ही अभी तक पढ़ रहे हैं। हमने दूसरा कारण नहीं लिया, सामाजिक स्थिति नहीं ली, हमने अभी तक राजनीतिक स्थिति के बारे में ही पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं खर्चीली राज व्यवस्था। खर्चीली राज व्यवस्था, या पढ़ी चुके हैं खर्चीली राज व्यवस्था कैसे, कि लुई 14वें ने वर्षाय के अंदर महल बनाए, तो राज व्यवस्था खर्चीली हुई कि नहीं हुई, इतना सारा किया। और जो जितना भी राज परिवार था, तो राज परिवार कहाँ रहता था, पेरिस के अंदर। पेरिस में क्या था, एक वर्षा एक जगह पड़ती है, तो वर्षा के जो राजमहल थे, राजमहलों में रहते थे पूरा कुलीन परिवार, वो कहाँ रहता था, पेरिस। पेरिस के अंदर वर्षाय के राजमहलों में वो रहते थे, और राजमहलों को बहुत कीमती चीजों से सजाया जाता था, बहुत श्रृंगार किया जाता महलों को, खुद सज धज के रहते थे राजा। और ऐसे कहते हैं कि जो भी जो कुलीन परिवार था, और उनके जो राजमहलों के अंदर जो कार्य करने वाले नौकरों की संख्या थी, हजारों थी, हजारों की संख्या में नौकर, सर्वेंट काम करते थे। काम भी कैसे, सिर्फ वो राजाओं और रानियों की सेवा करने के लिए हजारों की संख्या में नौकर थे, इतना खर्च उनके ऊपर करते थे। और हजार संख्या बहुत होती है, इन सब का पेमेंट भी करना पड़ता था, तो इतना खर्च उनके ऊपर करता था। तो ये खर्चीली राज्य व्यवस्था ही थी। हाँ, फिर जो लुई 14वां है, और मैंने अभी बताया कि लुई 14वें ने शीश महल का निर्माण करवाया था, तो ये भी एक खर्चीली शीश महल निर्माण का करवाया था, शीश महल के वर्साय के अंदर ही करवाया था। क्या करवाया था, शीश महल, शीश महल, ठीक है। और शीश महल बनवाया था, तो उनके ऊपर बहुत सारा खर्च हुआ था, तो इनके ऊपर भी खर्च हो गया। और 14वें के बाद फिर 16वां राजा बनदन की रानी आई, तो वो भी ज़्यादा खर्च कर रही, तो संकट पैदा होना ही था। और ये जो शीश महल था, वो जो शीश महल के बारे में जो स्थानीय जनता थी, राज दरबार को क्या बोलती थी, वो शीश महल में क्या लगता था, राज दरबार लगता था, वहाँ राज दरबार लगता था। और राज दरबार लगता था, तो इस तरह से राष्ट्र की कब्र कहते थे। जो शीश महल है, उनको जो स्थानीय जनता वो कहती थी ये क्या है, राष्ट्र की कब्र है। तो आपको सवाल पूछ सकते हैं कि जनता किस महल के बारे में कहा कर रही थी कि राष्ट्र की कब्र है, तो आपको बताना है कि शीश महल। शीश महल कहाँ है, कि तो वर्षा के अंदर बनाया था, किसने, लुई 14वें ने। थैंक यू, टेक केयर, बाय।